नमस्कार, मोतीलाल स्टूडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं विश्व मोहन। और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और आज सबसे पहले हम समझेंगे सोने और चांदी का आउटलुक कि क्या हो रहा है सोने चांदी में, इस तेजी के बाद आपको क्या करना चाहिए, यही चर्चा करेंगे सबसे पहले। और हमारे साथ आगे दो मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। केडिया जी, गोल्ड में बताइए सर, जिस तरह की तेजी चल रही है लोगों में डर का माहौल होगा कि क्या करें, इस भाव पर गाइड करें, क्या करना चाहिए करंट भाव पे 85,500 रुपए के ऊपर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार हाँ, सर। बिल्कुल देखा जाए तो सोने में पिछले एक हफ्ते में हमने काफी अच्छी वॉलिटिलिटी आते हुए देखी। प्राइजेस को 86 के ऊपर भी जाते हुए देखा, बट वहां से वापस गिरावट भी आते हुए दिखाई दी। जिस ढंग से अभी चिंता बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में जो बातें चल रही है कि अगर युद्ध विराम लगता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा करेक्शन हम एक टेक्निकली देख पाएंगे। इसी के चलते पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि प्राइजेस बार बार में कोशिश करती है ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं कर पाई। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट भी एक सपोर्ट दे जरूर रहा है, बट एक दायरे में सौदा रहेगा। तो कोई भी पोजीशन अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो उसको पुट लेकर इंश्योरेंस लेके चलिए, क्योंकि कभी भी कुछ अगर वॉर रिलेटेड अगर स्टेटमेंट्स आते हैं तो एक करेक्शन भी मिल सकता है। बट आज इंट्राडे में मुझे लगता है 85,300 से लेकर 85,800 का एक दायरा रहेगा, इसी दायरे में ट्रेड करेगा। बट हायर साइड पे मुझे लगता है कि वापस बिकवाली आ सकती है जब तक 86 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता है। तो 85,300 पे लीजिए, 85,800 तक निकल जाइए। बट 85,800 के आसपास मुझे लगता है विश्वनाथ जी सस्टेन नहीं करेगा। एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जल्द मार्केट में आते हुए दिखाई देगी। तो ये सलाह है, ये लेवल्स ध्यान रखिएगा। 85,800 का टारगेट है, ये टारगेट पे आप निकल जाने की सलाह है केडिया जी को। और जो भी ट्रेड करे कैरी ना करे, क्योंकि जिस तरह की उठापटक है कभी भी आप फंस भी सकते हैं। तो बेहतर होगा स्टॉप लॉस भी लगाएं, क्योंकि एक तरफा तेजी दिख रही है तो कभी भी मुनाफा वसूली करेक्शन के दौर भी आ सकते हैं। तो ट्रेड को कैरी ना करें, ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी लगातार दी जा रही है। चांदी में केडिया जी बताइए, 96,000 रुपए के ऊपर चांदी पहुंच गई है, और भी तेजी बची है क्या इस लेग में? देखिए, शॉर्ट टर्म में देखें तो डेफिनेटली चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है। जिस से रेशियो 90 के करीब बार बार भी जा रहा है, तो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली चांदी मेरी पसंदीदा कमोडिटी रहेगी। बट यहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्राइजेस 96,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। तो अनलेस अनटिल वीकली क्लोज हमें 96,500 97 के ऊपर नहीं आता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी की तेजी जरूर है। बट प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। साथ में हम देख रहे हैं कि फेड की जो बैठक है वहां से क्या नया आउटकम आता है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट आज थोड़े सरप्राइज किए हुए थे। बट चांदी में मुझे लगता है 95,500 एक अच्छा लेवल है लेने के लिए। 96,500 से 96,800 तक एक बार मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए। जब तक वीकली क्लोज 97 के ऊपर नहीं आता है, हाई पॉसिबिलिटी है चांदी भी सोने को एक बार ट्रैक करते हुए दिखाई देगी। चलिए, गोल्ड और सिल्वर पे आपकी राय आ गई है। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड में जैसे बात करें तो फ्राइडे को हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि यूएस की जो रिटेल सेल्स के जो डेटा है वो थोड़े वीक आए। और कल अगर देखें तो यूएस मार्केट बंद था, बट आज अगर देखें तो थोड़ी बहुत वापस से तेजी देखने को मिल रही है। बट एक फिनोमिना है कि जहाँ पे हमने देखा है कि 6 लगातार हफ्ते वीकली क्लोजिंग गोल्ड में पॉजिटिव आया है, जो पहले हमने 2011 के समर में देखा था। उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बना था 1930 के करीब, और उसके बाद करेक्शन आया। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड डेफिनेटली एक करेक्शन ड्यू है, कि जहाँ पे लगातार 6 हफ्ते हमने तेजी देखने को मिली है। बट क्योंकि वॉलेटिलिटी है बट अंडरटोन बुलिश है, तो मुझे भी लग रहा है KDI की वजह से जब तक 85 से 84,950 के नीचे नहीं जाता तब तक एटलीस्ट इंट्राडे बाय कर सकते हैं 85,200 के करीब। टारगेट मेरा भी सीमित रहेगा 85,600 का, और ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना कीजिए। या तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन करनी है तो हेज कीजिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी और इंक्रीज हो सकती है, और कभी कहीं ना कहीं कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो सोने में मुझे लग रहा है इंट्राडे बिकवाली सॉरी लॉन्ग करके चल सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में थोड़ी अभी भी वीकनेस लग रही है, क्लियर ट्रेंड मुझे अभी इमर्ज नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि चांदी आज के लिए अवॉइड करना चाहिए, सोने में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो सोने में बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन चांदी अवॉइड करें, ये भाभी की सलाह है। और केडिया जी की सलाह है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 85,800 का टारगेट है गोल्ड का,
केडिया जी का, और 96,800 का टारगेट है चांदी का, केडिया जी का। दोनों में स्टॉप लॉस के लेवल्स भी स्क्रीन पर है, उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्रूड की बात करते हैं, क्रूड में भी हल्की तेजी दिख रही है, $75 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। एमसीएक्स पर भी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है और एमसीएक्स क्रूड का भाव है 6,230 के आसपास। केडिया जी, क्या तरीके हैं, कैसे ट्रेड करें आज क्रूड में? देखिए, 2025 के अंदर एक चीज तो कंफर्म है कि सप्लाई काफी ज्यादा रहेगी। ओपेक ने जो बैठक है उसमें अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि फिर से ना पोस्टपोन कर सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने को, जिसकी वजह से प्राइस को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला है। बट कुल मिला के मुझे लगता है दायरा बना हुआ रहेगा, जो 6100 से लेकर 6350 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं रशिया और यूएस के बीच में जो तनाव बना हुआ है, या रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव बना हुआ है, ये अगर खत्म होता है तो रशियन ऑयल भी मार्केट में आता हुआ दिखेगा। तो कंसर्न जरूर है एक दूसरे में, इसलिए मार्केट दायरे में ही रहेगा। तो आई थिंक करंट लेवल से तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है 6180 के करीब आए तो लेके चलिए। 6280 या 6300 तक आता है तो लॉन्ग से निकल के फिर से शॉर्ट कीजिए। ये दायरे में ही मार्केट मूव करेगा। तो क्रूड पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी भाविक? क्रूड में देखिए, कल हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि जैसे केडिया जी ने भी बताया कि थोड़े मार्केट में रूमर्स है कि ओपेक प्लस जो अप्रैल में बढ़ाने वाले थे सप्लाई, वो कम कर सकते हैं। बट कल हमने रशिया के ऑयल मिनिस्टर से भी स्टेटमेंट है कि जहां पे उन्होंने बोला कि ओपेक प्लस में ऐसे कोई चर्चा नहीं है कि वो लोग अगर डिले कर सकते हैं। बट अगर पूरे ग्लोबल इन्वेंट्रीज देखें तो वो 2022 के बाद के सबसे कम है, तो वो थोड़ा आई थिंक एक टेलविंड जरूर से मिलेगा क्रूड के। बट अगर ये पीस टॉक होती है तो वापस से रशिया का जो ऑयल है उसके ऊपर सैंक्शन कम हो सकती है, तो ऊपर का जो लेवल है आई थिंक वो थोड़ा कैप रहेगा। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक सपोर्ट के नजदीक है, तो इंट्राडे लेके ही चल सकते हैं। ऑप्शन में 6200 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड के लिए, तो वो बाय कर सकते हैं अराउंड 195 का 280 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। दोनों एक्सपर्ट्स 6200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दे रहे हैं। अब नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। नेचुरल गैस में आज भी मुनाफा वसूली है। कल भी हमने देखा था गिरावट थी करीब 3% की, 310 के नीचे है, 1% नीचे है। केडिया जी बताएं, एनजी में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या आज? केडिया जी। देखिए, बिल्कुल, अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी बढ़ रही है, लेकिन हम ये लास्ट राउंड ऑफ वेदर कंसर्न्स में आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वेदर में जिस से चेंजेस आया था वही प्राइसेस को सपोर्ट कर गया था। बट अब धीरे धीरे 22 तारीख के बाद से हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जो कोल्डर से नॉर्मल वेदर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस में मुझे लगता है फिर से गिरावट देखने मिल सकती है। तो फ्यूचर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है 315 एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पे बेचे 325 के स्टॉप लॉस से। टारगेट नीचे में 300 तक का रहेगा। वही ऑप्शन में भी मुझे लगता है कि पुट लेके ही काम करना चाहिए, जहां पे आप 315 या 310 के भी पुट लेके चलते हैं तो दोनों में ही आपको 310 का पुट करीबन 5 के आसपास से वहां पे लेके चलते हैं तो 12 तक का जंप मिल जाएगा। बट कुल मिला के नेचुरल गैस में आप धीरे धीरे जो तेजी हमने पिछले 1.5-2 महीने में देखी थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। एनजी की तेजी फिजल आउट आपको होती यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर्स में भी बेचना है, ऑप्शंस में यहाँ पर पुट खरीद कर जाने की सलाह आपकी तरफ से है। आप भी सहमत है भाविक? आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए नेचुरल गैस को? जरूर सर, क्योंकि ये लास्ट लेग ऑफ विंटर है अभी। एटलीस्ट मार्च के बाद हम पता चलेगा कि विंटर जो यूजुअली कम ही हो जाती है, और यहाँ पे जो नेचुरल गैस की जो हीटिंग डिमांड है वो भी कम होती हुई दिख रही है। आगे जाके अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो वो भी फिजल आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी अगर देखें तो थोड़ा मुनाफा वसूली हुई है। तो ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए। आई थिंक 310 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 7। टारगेट मेरा भी 12 का रहेगा और इंट्राडे स्टॉप लॉस 4 का रहेगा। तो बिक वाली की सलाह है नेचुरल गैस में। भाविक, आप अब बेस मेटल्स पे बताइए। आज सारे बेस मेटल्स दायरे में दिख रहे हैं, जो तेजी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपको कुछ पसंद आ रहा है यहाँ पर करंट लेवल पे? कॉपर में अभी भी मुझे पसंद है। देखिए, 15 मिनट का अगर चार्ट देखे तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, और 860 के नीचे ही अगर देखें तो ब्रेक डाउन है। तो मुझे लग रहा है जब तक 860 के नीचे क्लोज नहीं देता कॉपर, तब तक एटलीस्ट बाई साइड ही बने रहना चाहिए। ओवरऑल कॉपर में 863 के करीब में लॉन्ग की रिकमेंडेशन दूंगा 872 के टारगेट के लिए, और 858 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 860 के नीचे क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़े बिकवाली हो सकती है। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे या पोजीशनल है वो 860 के क्लोज के नीचे अगर जाता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं।
860 के नीचे कॉपर जाए तो एग्जिट कर ले इस लॉन्ग पोजीशन से। 860 के ऊपर खरीदने की सलाह, 863 पे खरीदारी की सलाह है। 872 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया है 858 रुपए का भाभी की तरफ से। केडिया जी आप बताइए कोई एक ट्रेड बेस मेटल्स में जो आपको जहां कन्विक्शन ज्यादा हो दिन के लिए। ओके देखिए भाविक ने ऑलरेडी कॉपर के बारे में बताया, मुझे भी लगता है 860 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट एल्यूमिनियम पे भी आपको नजर रखना चाहिए। जिस दिन से हमने देखा कि रसल्स के आउटपुट की कंसर्न्स की वजह से एल्यूमिनियम में पहले हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी, अब प्राइजेस 2540 के करीब ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति एल्यूमिनियम में बना के चलना चाहिए, जहां पे 557 पे लीजिए, 555 का स्टॉप लॉस लगाइए, 560 561 तक के टारगेट वापस मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम पे भी नजर रखना चाहिए, जहां पे एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। सर 557 या 257? माफ कीजिए 257 के रेट पे लेके चलिए। ओके तो एल्युमिनियम आपकी तरफ से टॉपिक आ रही है और यहाँ पर कॉपर पे तो ट्रेड बता ही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे मार्केट की। गेहूं को लेकर बातचीत सबसे पहले करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, संजीव गुप्ता हैं, डायरेक्टर हैं बीटीएस रोलर फ्लोर मिल के। शुक्रिया संजीव जी। सर गेहूं को लेकर चिंता है काफ़ी, हमने कल भी काफ़ी डिस्कस किया था कि तापमान तेज़ी से बढ़ने लगे हैं फरवरी मिड में ही, और हम उतने रिजिलियंट हमारी क्रॉप है नहीं गेहूं की। क्या लग रहा है इस बार भी यील्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं? आप लोगों ने भी सर्वे करवाया होगा, आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है गेहूं को लेकर? देखिए तापमान तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं पूरे भारत में और विश्व में भी। ऐसा लग रहा है कि एमपी की क्रॉप तो शायद सही निकल जाएगी, क्योंकि वो अर्ली क्रॉप होती है, मार्च में कटना चालू हो जाती है। बट यूपी पे कुछ आशंकाएं हैं, यूपी हरियाणा पंजाब में कुछ आशंकाएं हैं, क्योंकि वो अप्रैल से पहले क्रॉप नहीं आएगी। अगर तापमान ऐसा ही रहता है तो कुछ डैमेज हो सकता है इस क्रॉप को लेके। जैसे हमारा अनुमान था कि 115 मिलियन टन की प्रोडक्शन होगी इस बार, बट अगर तापमान इसी स्तर पे रहा और नीचे नहीं आया तो शायद कुछ डैमेज हो सकता है। 3-4 मिलियन टन का कमी देख सकते हैं हम इसमें। चलिए अब ये बताइए, उत्पादन के अनुमान को लेकर अलग अलग नंबर्स हैं। हालांकि सरकार के जो लक्ष्य है वो काफी ज्यादा है, 1140 लाख टन का। ट्रेड बॉडी अलग अलग अपना अनुमान जारी कर रही है। कल भी हमारी बातचीत हो रही थी तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना था कि 1020 से 1040 लाख टन के आसपास गेहूं का उत्पादन हो सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या किस तरह के आंकड़े दिखेंगे आगे? हमको भी 115 से लेके 120 मिलियन टन के ऊपर लग रहा है। ओके सर, एक सवाल मेरा होगा, अगर जिस तरह की चिंताएं बढ़ रही है, यील्ड को लेकर चिंताएं बढ़ रही है, दाम पहले से ही इसको डिस्काउंट करके चल रहा है कि यील्ड इस बार कमजोर रहेगी, उत्पादन जो सरकार ने लक्ष्य तय कर रखे हैं उससे कम होगा, आपको लगता है कि एफसीआई की खरीद पर इससे असर होगा क्या संजीव जी? जरूर, क्योंकि इस टाइम पे दाम काफी ऊंचे हैं। मेरे को लगता नहीं कि फार्मर एफसीआई को माल देंगे इन दामों में, और गवर्नमेंट के पास कोई उपाय नहीं है इसको नीचे करने का। उन्होंने जो भी उनके पास ब्रह्मास्त्र थे वो सब चला चुके हैं, और गेहूं के दाम नीचे आ नहीं रहे हैं। आज एमएसपी से समझिए आप 400 से 500 रुपए ऊंचा है गेहूं मार्केट में, मंडियों में। जी अब आखिरी सवाल, अब जिस तरह की पिचिंग हो रही है, जिस तरह की लॉबिंग चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है कि हम भारत में यहाँ पर एक्सपोर्ट करें गेहूं को लेकर, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर भी एक लॉबी काम कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए पहले से। आपको लग रहा है इस तरह की नौबत आएगी या हमारे पास घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई होगी, जरूरत नहीं है इंपोर्ट की? देखिए विश्व मोहन जी, हमने पिछले साल भी आपसे बात करी थी और मैंने आपको ये ही बताया था कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे इस साल करे या अगले साल करे या अगले साल करे। अब गवर्नमेंट ने अपने 2 साल अच्छे से चला लिए, कैसे भी मैनेज कर लिया है, और आप देख ही रहे हैं 25 से 30% की इन्फ्लेशन आई जाती है ऑफ सीजन में। और अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करेगी तो हर साल उनकी जो स्टॉक डिप्लीशन हो रही है, कहीं ना कहीं वो डिप्लीशन चलती रहेगी। तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा 3-4 मिलियन टन, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करे या एक लिमिटेड क्वांटिटी में ओपन मार्केट में अलाउ करे, लेकिन इंपोर्ट तो करना पड़ेगा सर। वो इस साल होगा या अगले साल, वो पूरा हमारी आउटपुट डिपेंड करेगा कि हम कितने 125-30 मिलियन टन पे अगर आ जाते हैं तो शायद इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट कहीं भी उससे नीचे क्रॉप होगी तो फिर इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। यानी आपको लग रहा है कि इस साल आपको मिड में जाके कहीं ना कहीं कुछ एक स्मॉल क्वांटिटी ही, लेकिन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। शुक्रिया संजीव जी, आपने वक्त निकाला और गेहूं मार्केट की जो स्थिति है उस पर आपने अपनी हैं। कैस्टर को लेकर ये कहा जा रहा है, सी की ये रिपोर्ट है कि 8% कैस्टर का उत्पादन कम रहने वाला है। हालांकि
यील्ड में सुधार के बाद भी ये उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहने की संभावना है। करीब करीब 18.25 लाख टन उत्पादन का अनुमान सी का है। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में सर्वे के बाद इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट बनाई है। सबसे बड़े उत्पादक गुजरात में इस साल करीब 15 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल से 6% कम है। वहीं राजस्थान में 9% और आंध्रा और तेलंगाना में 33% उत्पादन घटने की संभावना है। हालांकि आंध्रा और तेलंगाना का जो शेयर है उत्पादन का वो काफी कम है। केडिया जी, आप उस कॉन्फ्रेंस में थे भी, क्या लग रहा है, क्या वजह बताई गई है, क्यों उत्पादन कम होगा? देखिए, सबसे पहले डेफिनेटली अगर ओवरऑल पकड़े तो इस बार का गुजरात की ही बात करें तो 15-16 के आसपास बताया जाता है। पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% की कमी रहेगी। उसमें 3-4 कारण है। सबसे पहले तो वेदर कंडीशन सबने देखा। सेकंड, हमने देखा कि फार्मर्स का जो शिफ्टिंग है वो अदर क्रॉप्स में भी हम जाते हुए देख पा रहे हैं, तो ये मेजर कारण रहा। लेकिन प्राइस पे भी हमने देखा था पिछले साल काफी अच्छी तेजी भी बनी, 7 के करीब भी गए, बट सस्टेन नहीं कर पाया। वहां पे हमने बाकी डेलीगेट से भी जब बात की, जैसे चाइना से भी काफी जन आए थे, यूएस से थे, यूरोप से थे, तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लास्ट ईयर हमने एक पेसिमिज्म डिमांड देखा। कैस्टर एक तरह का लुब्रिकेशन के लिए भी काफी ज्यादा काम आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वो एक कारण पता चला कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस तरह से एक ठहराव आया हुआ था पिछला साल, उसकी वजह से भी ये डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड थी, वो ज्यादा पिकअप नहीं। अच्छा, नई यूज केस भी बढ़े हैं, उसकी वजह से ऑप्टिमिस्टिक बना हुआ है कि आगे जाके इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ेगी, बट सप्लाई साइड मुझे लगता है इस बार कम रहेगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में भाव में एक अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई रहेगी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। लग रहा है कि नए इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, दायरा बढ़ रहा है, तो आपको यहां से तेजी दिख रही है। चलिए, तो कैस्टर की बातचीत हो गई है। कैस्टर हालांकि 6600 के ऊपर है, और कितनी तेजी यहां से लगती है केडिया जी, अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी तेजी यहां से दिखती है आपको? छोटा जवाब सर। अभी तो मुझे लगता है कि देखिए, जिस ढंग से आवक बढ़ेगी उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइजेस कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 4 से 6 महीने की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर चाइना का रहेगा, जहां पे उम्मीद है कि चाइना की इस बार बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी, और मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस 6850 से 7000 तक का भी लेवल अगले 4 से 6 महीने में दिखाता हुआ दिखाई देगा। जबकि बेस केस की अगर हम बात करें तो नीचे में मुझे नहीं लगता है कि 6100 के नीचे प्राइजेस सस्टेन करे। तो ओवरऑल मुझे लगता है डाउन साइड 61 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में कैस्टर में रहेगा, और हायर साइड पे कंजर्वेटिवली 6850 है, बट ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिकली बात करें तो 7000 तक का लेवल अगले 4 से 6 महीने में हम कैस्टर में देखेंगे, जिस ढंग से फंडामेंटल डिराइव होते हुए दिखाई दिए कॉन्फ्रेंस के बाद। जीरे की बात करते हैं। जीरा पिछले सत्र में कल हमने देखा था करीब करीब 4% की तेजी, आज वो तेजी टिक नहीं पाई, 0.25% गिर गया है, 21,440 पे आ गया है। केडिया जी, और गिरेगा क्या? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, कई कमोडिटी पे चर्चा करनी है। देखिए, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा, बट ओवरऑल क्रॉप साइज काफी अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि प्राइजेस हायर लेवल पे सस्टेन करे। तो नीचे में 21 और ऊपर में 22 ये दायरे में रहेगा। आज इंटरडे में डेफिनेटली सपोर्ट मिल सकता है 650-700 तक का, बट 22 के ऊपर प्राइजेस इमीडिएटली जाते हुए दिखाई नहीं देते। कि आप बताइए, जीरे पर आपकी रिपोर्ट क्या है, आपके पास क्या खबर है, और टेक्निकली बताइए भाविक जीरे पर राय। देखिए, टेक्निकली अभी भी मुझे बेरिश ही लग रहा है, क्योंकि 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, और जैसे हम देख रहे हैं कि लेवल अच्छी है, तो आई थिंक फंडामेंटल अभी नहीं लग रहा है कि कुछ स्ट्रांग होगा। ये तो इतनी सारे करेक्शन आए हैं, तो उसकी वजह से 2-3 दिन में हमने थोड़ी बहुत उछाल देखे, बट ये नहीं लग रहा कि टिक पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए अराउंड 22,000 के करीब, 21,000 के टारगेट के लिए, और 22,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। एरिया जी, हल्दी काफी कमजोर होती जा रही है, 12,500 तक फिसल गई है, और गिर सकती है क्या? देखिए, हल्दी में अगस्त और अक्टूबर मंथ में भी हमने देखा 12,400 12,500 का एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस बना हुआ है। नो डाउट सेंटीमेंट काफी खराब है, जिसके दबाव जरूर बना हुआ है, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। 12,400 पे लेना चाहिए, 12,100 का स्टॉप लॉस, 12,800 का इमीडिएट टारगेट लगता है। धनिया बताइए सर, धनिया आज दायरे में है, हल्की तेजी है, और क्या होगा यहाँ पर? नीचे साइड आपको ज्यादा आते दिख रहा है या ऊपर तेजी दिख रही है धनिया की? केडिया जी, धनिया की अगर बात करें तो धनिया में भी हमने सेमिनार, रास के सेमिनार में देखा था, कुल मिला के सेंटिमेंट्स काफी अच्छे हैं, एरिया के दिखते हैं, तो मुझे ज्यादा बड़ी मंदी तो नहीं दिखती है। रमजान की डिमांड सामने रहेगी तो 8100 पे लेके चलिए, 8,000 का स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएटली, तो 8,350 है, बट कुल मिला के ये लेवल पे धनिया और हल्दी, ये दो कमोडिटी मुझे लगता है जस्टिफाइड है लेके रखने के लिए।
ग्वारसीड ग्वारगम की बात कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, यहां पर कुछ दम दिख रहा है क्या केडिया जी ग्वारसीड ग्वारगम में? देखिए चार्टी के लिए देखें तो मार्केट एकदम सीमित दायरे में, फंडामेंटल साइड भी कोई मेजर चेंजेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए 5300 से लेकर 5400 के दायरे में रहेगा। तो 5320 तक लीजिए, 5400 तक निकल जाइए। गंवार गम भी अगर हम देखते हैं तो 10,000 से 10,500 के दायरे में ही अटका हुआ है, तो 10,100 पे लीजिए, 10,450 तक निकल जाइए। वॉल्यूम बहुत कम है इस कमोडिटी में, इसलिए छोटे ट्रेड करके ही चलिए। ये भाविक आखिरी सवाल है, ग्वार पर आपकी राय क्या है? कि मुझे भी लग रहा है ग्वार में तेजी बहुत सीमित रहेगी, तो इंट्राडे 5350 पे बाय कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए, और 5320 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया भाविक आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, इक्विटी